हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर एनालिसिस। कोर्स चल रहा हमारा वेक्टर एनालिसिस का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टर्स के बेसिक्स। इस वाले लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एरो देते हैं। इसको हेड बोला जाता है, इसको टेल बोला जाता है। सो लेट्स से नाम दे देते हैं ओ ए। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज ओ ए वेक्टर। एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड फॉर दिस वेक्टर, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर। तो ये लेटर्स के टर्म्स में है, मतलब इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सो सपोज if you are representing this vector in terms of, let's say, some small letter r, so I can say that this is r vector, and in order to represent this I will write this small letter and I'll put one arrow, and if I am interested to find what is the magnitude for this, हम इसको बोलेंगे mod of r vector। और यहाँ से mod निकालने के जब जाएंगे तब यहाँ पे magnitude के टाइम पे we won't represent or we won't show this arrow, तो ये mod of r is nothing but your r। हम इस तरह से कुछ लिखते हैं। सो ये वेक्टर एनालिसिस में सब्जेक्ट में आपका ये रिप्रेजेंटेशन होता है। लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर्स हैं इट रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, बट वहां पे डायमेंशंस का कोई लिमिट नहीं है। यू कैन गो अप टू n डायमेंशंस, बट हियर वी हैव गॉट अ लिमिटेशन कि इफ यू आर इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन 3 डायमेंशनल में आपको x, y और z तक ही सीमित रहना पड़ता है। तो ये सब चर्चाएं हम लोग कर चुके थे। अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सपोज अगर दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड करेंगे, सो राइट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेट्स से सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है हमारे पास। एक ए वेक्टर है और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेट्स से x1 i कैप प्लस y1 j कैप plus z1 k cap. This is one vector in Cartesian coordinate system. Another vector is b vector equals to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. If you are asked to find what is a vector plus b vector, हम क्या करेंगे? I j j k k वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे। सो x1 प्लस x2 ये पूरा आपका हो जाएगा i कैप प्लस y1 प्लस y2 दिस विल बी j कैप, z1 प्लस z2 दिस विल बी k कैप। सो वेक्टर एनालिसिस में हम इस तरह से कुछ ऐड करते हैं। मैं पैरेलली लेकर के आपको बता देता हूं ताकि आपको कंट्रास्ट समझ में आ जाए। लीनियर अलजेब्रा, so suppose if I represent this a vector as x1 y1 z1, ये हमने रिप्रेजेंट किया है लीनियर अलजेब्रा में, समझ रहे हो उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से a वेक्टर इज दिस, वहाँ पे हम एरो भी देना है दे सकते हो, नहीं भी देना है नहीं दे सकते हो, वही हम उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से दिस इज x2 y2 z2, ये दो वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर बिलोंग टू ऑब्वियसली वेक्टर्स जो है वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम इट इज 3 डायमेंशनल, सो बिलोंग्स टू R3, ये भी बिलोंग्स टू R3। तो आपको बस लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर्स ओवर R एंड C पढ़ने हैं, वेक्टर्स ओवर R एंड C, एंड रियल्स है तो इट कुड ऑल्सो इंक्लूड द वेक्टर स्पेस फॉर द मैट्रिक्स एज वेल, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी होगा उसके एलिमेंट्स रियल या कॉम्प्लेक्स से ही होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई वी स्टडीड वेक्टर्स ओवर आर एंड सी, और यूपीएससी के सिलेबस में भी मेंशन्ड है वेक्टर्स ओवर आर एंड सी। क्लियर है? तो हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं लीनियर अलजेब्रा में। इन लीनियर अलजेब्रा वी जनरली डोंट शो दिस एरो थिंग, वी सिंपली से दैट ओके वन वेक्टर इज दिस, अनदर वेक्टर इज दिस। नाउ जस्ट लाइक यू एडेड हियर, जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड किया ना वेक्टर्स को, उसी तरह से यहाँ पे भी हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। सो सपोज इफ आई आस्क टू फाइंड व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर,
अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. सो दिस इज x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2. अब ये वाला रिप्रेजेंटेशन और ये वाला रिप्रेजेंटेशन दे बोथ आर सेम बेसिकली. द ओनली डिफरेंस इज कि अगर यहाँ पे अभी तो फिलहाल इट्स अ 3 डायमेंशनल वेक्टर, सो इट हैज़ गॉट 3 एलिमेंट्स. सो इट हैज़ 1, 2 and 3 एलिमेंट्स इन द ये उस वेक्टर के अंदर है, इन दिस पर्टिकुलर वेक्टर. Here also it is having 3 different elements in this. The limitation for this vector analysis is that we cannot show a 4-dimensional with some other letter. Just like here we have I, J, K. अगर आपको 4th dimension show करना है तो आप L, M, N, O, P, Q, R, S, T लेकर के आगे बढ़ सकते हो, but that is not generalized. Universally it is not followed. So in Cartesian coordinate system we generally go for maximum 3 dimension, and hence there is a limit of 3 dimension in vector analysis. In order to break that limit, mathematicians developed a new thing for representation of the vectors कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि अभी बॉक्स के अंदर चीज़ों को डालना है. तो अब देखो यहाँ पे तो हमें आई, जे, के वैसा कुछ तो कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ बैठा सकते हैं. सो we can put infinite elements or n elements inside this and we can represent our vector. ठीक है. डिफरेंस मतलब सिमिलैरिटी क्या है कि एडिशन, देखो ऑपरेशन करोगे तो वॉट एवर द रिजल्ट दैट यू विल गेट इन दिस फॉर्मेट, द सेम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन यू विल गेट द रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट एज वेल. ठीक है. तो लीनियर अलजेब्रा में ये सब डिस्कशन होता है, मैंने कॉन्ट्रास्ट आपको दिखा दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब से हम इस वाले नोटेशंस को लीनियर अलजेब्रा में हम लोग कवर करेंगे, और अभी से फिलहाल वी विल बी पिकिंग अप दिस टाइप ऑफ नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन. फाइन. सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया. अभी देखिए कि 2 वेक्टर्स का जो एडिशन हमने किया है ना, ये एक ज्योमेट्रिकली कुछ सिग्निफाई करता है. क्या करता है देखते हैं. मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर लेट्स से सपोज बी वेक्टर. कहीं है, दूर दूर में है, कोई कनेक्शन नहीं है. अब मान लीजिए मुझे जोड़ना है. इफ आई वॉन्ट टू एड दीज 2 वेक्टर्स, व्हाट विल आई डू इज, दोनों को को-इनिशियल बनाया जाएगा. को-इनिशियल कहने का मतलब दोनों एक पॉइंट से निकल रहे होंगे. ठीक है. सो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स करनी पड़ेगी. तो हम चलो मान लेते हैं ये एक फिक्स्ड पॉइंट है. अब इस वाले वेक्टर को उठा करके आप इस पे पहुंचा दीजिए. सो ऐसा कुछ दिखेगा ए वेक्टर. हमने डायरेक्शन नहीं बदला है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. इधर जा रहा है, इधर. ठीक है. इसी को उठा दिया. अब इस वाले वेक्टर को यदि अगर आप उठाना चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे उठाओ और इधर ऐसे बैठा दो, है कि नहीं. तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो और इस वेक्टर से थोड़ा छोटा है, तो मान लेते हैं सपोज ये वेक्टर रहा बी वेक्टर. क्लियर है कि कैसे हम लोग उठा रहे हैं वेक्टर्स को और बैठा रहे हैं. तो एडिशन जब करना है तो इसी तरह से उठा करके बैठा देते हैं एक पर्टिकुलर को पॉइंट पे, को इनिशियल पॉइंट पे. तो नाउ दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैज बिकम को इनिशियल वेक्टर्स. तो इस वाले दोनों वेक्टर्स को हम लो लेंगे को इनिशियल वेक्टर्स. जब तक आप को इनिशियल वेक्टर्स नहीं बनाओगे, यू कैन नॉट फाइंड द एडिशन ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. समझ में आया. तो पहला स्टेप हो गया कि वेक्टर्स को उठा करके कॉमन पॉइंट पे जा करके बैठा दीजिए. इसके बाद ये वेक्टर का हेड और ये वेक्टर का हेड दोनों को कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है. ये वेक्टर जहां पे रुकेगा और ये वेक्टर जहां पे रुकेगा, सो यू जस्ट सिंपली कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स. सो वंस यू कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, in which direction should I put the arrow, whether from B to A or from A to B. Now it depends upon you. You can put the direction in any of the 2 ways. या तो आप B से A की तरफ बैठा सकते हैं. मैं दोनों भी दिखा देता हूँ. लेट्स से सपोज अगर आप रेड से, मैं दिखा रहा हूँ from the red color, if I am making an arrow from B to A, okay,
लेट्स बेटर रीनेम इट, कि इसके जो नोटेशंस है ना, उसको सपोज इसको हम O बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं. फाइन. अब यहां पे दिस A वेक्टर इज व्हाट, ये आपका A वेक्टर जो है ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? A वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर, क्योंकि हमने पहले ही डिस्क्राइब किया है कि हियर OA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, ये तो हमने बोला है. साथ ही साथ OB वेक्टर इज नथिंग बट योर B वेक्टर, OB वेक्टर इज नथिंग बट योर B वेक्टर. नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स, इन विच डायरेक्शन द एरो शुड बी पुट. शायद किस डायरेक्शन में हम लोग एरो को पुट कर सकते हैं? यदि अगर आप B से A की तरफ एरो पुट कर रहे हो तो आपको जो वेक्टर मिलने वाली है वो BA वेक्टर मिलने वाली है. तो हम लिख सकते हैं BA वेक्टर इस तरह का, ठीक है. और यदि अगर आप इस डायरेक्शन में एरो पुट करते हो, इन दिस केस द वेक्टर दैट यू विल गेट विल बी AB वेक्टर. डिड यू गेट दिस? समझ में आया? अब यहां पे रूल क्या है एडिशन करने का? दैट इज कॉल्ड द वेक्टर और द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये लॉ ये बोलता है कि यदि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल में, मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है, अगर वेक्टर का डायरेक्शन से सपोज OAB, O से A की तरफ जा रहा है, फिर हम A से B के तरफ अगर वेक्टर कनेक्टेड है, मतलब OA वेक्टर का जो हेड है वो OAB वेक्टर का टेल बन जा रहा है और इसी ऑर्डर में एक साथ में एक सीरीज में जा रहा है एक डायरेक्शन में, तो अगर ऐसी बात है तो इसका जो ऑपोजिट क्लोजिंग वेक्टर होगा ये इस दोनों वेक्टर का एडिशन देगा. मतलब OA वेक्टर इधर गया, AB वेक्टर इधर गया, अब AB वेक्टर को क्लोज कैसे करेगा? OB वेक्टर इसको जाके बंद कर देगा. तो जो वेक्टर इस दो वेक्टर को जाकर के क्लोज कर दे वो वेक्टर इस दो वेक्टर का सम होता है. तो हम लिख सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन से कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? BO मत कर देना. OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर शुड बी इक्वल टू OB वेक्टर. तो हम इसको OB वेक्टर बोलेंगे. अब ये इक्वेशन यदि अगर आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ चुके हो, इफ यू हैव मेमोराइज्ड दिस, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड एनी ऑफ द वेक्टर्स. अगर आपको बोला OB वेक्टर निकालो तो ये दोनों मिल जाएगा. इफ यू आर आस्क्ड फाइंड OA वेक्टर, तो यहां से हम OA वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस वेक्टर से इस वेक्टर को माइनस कर देना होगा, इसको इधर भेज दो. सो दिस इज OB वेक्टर माइनस AB वेक्टर. नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड AB वेक्टर, तो AB वेक्टर अगर आपको निकालना है तो इसको इधर भेज दो. सो दिस इज OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग ये जो मैंने चीज लगाया है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. हर जगह काम लगेगा, याद कर लीजिए. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज दिस BA वेक्टर, अगर मेरा एरो इधर है, तो अगर मेरा एरो रेड वाला है तो लेट्स से सपोज फॉर रेड एरो फॉर BA वेक्टर, व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई कैन राइट? आई कैन राइट OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर should be equal to OA वेक्टर. Now from here this BA वेक्टर को अगर निकालना है तो क्या करोगे? BA वेक्टर should be equal to OA वेक्टर को माइनस करेंगे OB वेक्टर. सो हमें BA वेक्टर मिलेगा. लेट्स से सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड AB वेक्टर. तो इसके दो तरीके हैं. एक तो ये तरीका है कि हम अगर BA वेक्टर, अगर मेरे को AB वेक्टर अगर निकालना है तो मुझे पता है कि दोनों ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, और यदि अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करना पड़ेगा? बस एक माइनस लगा देना पड़ेगा BA वेक्टर पे.
तो हमें तो पता है कि ए बी को हटा करके माइनस बी ए कर दीजिए या बी ए को हटा करके माइनस ए बी कर दीजिए, आपका इसमें रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इससे भी कर देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपको ए बी वैक्टर बोला है निकालने के लिए, तो ए बी वैक्टर निकालने के लिए बी ए वैक्टर के जगह माइनस ए बी डालना पड़ेगा। तो बी ए के जगह पे क्या डालेंगे, माइनस ए बी वैक्टर डाल देंगे इधर, एंड दिस इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन अब मेरे को ए बी चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। सो यहाँ से हम ए बी वैक्टर अगर मुझे निकालना है तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, माइनस इधर चला जाएगा। सो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा। सो दिस इज ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर। ये वाला रिलेशन बन गया यहाँ पे। तो ये एक तरीका है कि डायरेक्ट आप रिप्लेस कर दीजिए इस वाले कंडीशन से। यदि अगर आपको रिप्लेसमेंट में कंफ्यूजन हो रही है, व्हाट यू कैन डू इज ये ट्राइंगल लॉ आप लगा दो। तो अभी फिलहाल रेड वाला चीज को भूल जाइए, इस वाले चीज को याद रखिए। तो हमको इस वाले ट्राइंगल में क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर, क्योंकि ओ बी इस दोनों को क्लोज कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन हम लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर शुड बी इक्वल टू ओ बी वैक्टर। क्लियर हुआ। अब यहां से आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला किसको बनाना है, ए बी वैक्टर को। सो फ्रॉम हियर दिस ए बी वैक्टर कैन बी रिटन एज, इसको उधर भेज दीजिए, सो ओ बी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर। तो देखो यहां पे जो रिलेशन मुझे मिली है, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, द सेम रिलेशन हियर आई हैव गॉट, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। मैंने इसको अलग अलग तरह से आपको समझा दिया है। आई होप अब ये आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का रिजोल्यूशन कहने का मतलब है कि जिस स्पेस में आप हो उस स्पेस के हर कंपोनेंट आप निकाल दो। उस स्पेस में जितना कंपोनेंट्स है सब कंपोनेंट के डायरेक्शन में आप वेक्टर का कंपोनेंट आप निकाल दो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन 2 डायमेंशनल स्पेस, लेट्स से सपोज x एंड y, अगर कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस निकलना चाहिए, उस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस निकलना चाहिए। If you are in a 3-dimensional vector space, then that same vector should have 3 different components, one along x-axis, one along y-axis, one along z-axis. Fine. So in this whole course, we will be restricting ourselves in Cartesian coordinate system maximum up to 3 dimensions. जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पे भी कोई डाउट कंफ्यूजन प्लीज मत रखना, और ना ही ये चीज़ माइंड में आने देना कि हमें 4th डायमेंशन होगा तब हम क्या करेंगे, 5th होगा तो क्या करेंगे। वो 4th 3+ डायमेंशंस के लिए वी हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। सो हियर विल बी रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स अ मैक्सिमम डायमेंशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अप टू 3। ठीक है, सो मैं 3 डायमेंशन का बता देता हूँ, उसी में एक डायमेंशन आप गायब कर दोगे तो 2 डायमेंशनल बन जाएगा। लेट्स से आपके पास एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। We say, let's say this is x-axis, this is origin, this is y-axis, and this is z-axis. There is some vector in space like this. Suppose इसको हम r vector बोल दे रहे हैं, कहीं पे होगा। तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट निकाला जाता है कि उस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वाले एक्सिस पे कैसे होगा। ठीक है, उस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वाले एक्सिस पे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप पहले रिजल्ट याद रखो कि अगर ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, और लेट्स से एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर अगर आई कैप है, क्योंकि हमने ये देखा है आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इस वाले वेक्टर को आई कैप बोला जा रहा है, इस वाले वेक्टर को जे कैप बोल रहे हैं, और इस वाले वेक्टर को लेट्स से के कैप बोल रहे हैं। ठीक है, तो
ये जो पोजीशन वेक्टर है तो ऑब्वियसली कोई एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा ना, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x की कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी, z की कुछ वैल्यू होगी, बराबर। तो इस r वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिखते हैं, x i कैप, y j कैप, z k कैप, और इस तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, इन द डायरेक्शन ऑफ y एंड इन द डायरेक्शन ऑफ z। ऑलराइट, ओके। सो हियर हमारे पास ये रहा, ये कंपोनेंट्स r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यू हैव गॉट सम, आपके स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई एक रैंडम पॉइंट है 2 3 7। यदि अगर मैं पूछूं कि इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखो तो आप बोलोगे कि इसका पोजीशन वेक्टर जो मैं बोलूँगा, सबसे पहले इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूँगा और ये वेक्टर हमारा बनेगा और इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर। सो हम यहाँ से आर वेक्टर को लिखा जा सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ये इस तरह से हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हम मॉड ऑफ आर वेक्टर लगा सकते हैं, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी चीज़ को हम आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट बात आते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर, मान लीजिए अगर कोई वेक्टर ए है ना, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है उसको हम ए कैप, उस पर टोपी पहनाते हैं और इसका मतलब होता है कि यही वेक्टर आप उठाओ और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। इसको और दूसरे वे में कहने का मतलब है कि अगर किसी ए वेक्टर को मेरे को लिखना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसके साथ में उसका डायरेक्शन लिखते हैं। तो जब कभी भी कोई वेक्टर है तो उसके पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड दिस रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर and b vector be 2 unit vectors, and alpha be the angle between them, and alpha be the angle between them, then find the value of alpha such that a vector plus b vector is a unit vector. Then find the value of alpha such that a vector plus b vector is a unit vector. चलिए, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो वीडियो पॉज करिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर से आके देख लीजिए। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भी तो 2 यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज दिस। अभी देखिए यहाँ पे
एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच आप कैसे एंगल को रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर मैं मान लूँ ए वेक्टर है, से लेट्स से सपोज ए वेक्टर है और कहीं ये रहा ए वेक्टर, सिंपल रखते हैं, लेट्स से सपोज ये ए वेक्टर है और ये लेट्स से सपोज बी वेक्टर है। दो वेक्टर हैं आपस में, हम बोल रहे हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमें एडिशन करना है। तो हमने सीखा है कि एडिशन करने के लिए दोनों की पूंछ जो है दोनों को सटा देनी होती है, कोलिनियर बनाना होता है, तभी वो पॉसिबल है। और एंगल भी यदि अगर आपको निकालना है ना, तो एंगल भी निकालने के लिए आप दोनों की पूंछ को सटा देंगे। यदि अगर आपने उसके पूंछ में उसका मुंह ऐसे सटा दिया तो क्या होगा, सपोज ये वेक्टर आपने उठाया है, एक तो है कि इस वाले वेक्टर को आप यहाँ पे ऐसे उठा दो, तो ये वाला बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। अब हम इसका इजीली एडिशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें अल्फा बोल रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसको उल्टा करते हैं कि मान लीजिए ये वेक्टर हमने उठाया ए वेक्टर, मेरी मर्जी है कि मैं इसको क्या करूं, इस वाले वेक्टर को यहां पे नहीं लेकर के यहां पे मैं ले लूं, मतलब इसका जो मुंडी है ये इसके पूंछ में जाके घुसेगा। सो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। सो इस डायरेक्शन में है, सो इस डायरेक्शन में, सो मान लीजिए से सपोज यहां पे जाकर के इसका मुंह इसके पूंछ में जाके घुस गया और ये बी वेक्टर हो गया। चर्चा हम कर रहे हैं यहां पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की, है कि नहीं। हियर वी आर डिस्कसिंग द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो अब देखिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम इसको कैसे बोले, क्या मतलब अगर हम यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो हम इसको तो बोल सकते हैं कि फाइन, चलो ये भी तो हम एंगल बोल ही जा सकता है इसको, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल है। और हम इधर देखें तो ये भी एंगल है इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स सीम्स टू बी कंफ्यूजिंग कि कौन एंगल भाई, क्योंकि यहाँ पे तो दो एंगल बन रहे हैं हमारे, एक ऑब्ट्यूज बड़ा वाला और एक एक्यूट एंगल बन रहा है छोटा वाला, ये हमारा एंगल बन रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट यदि अगर आपको बोले कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उसके लिए हम कन्वेंशन आप अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। हम जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि हम ए वेक्टर को बेस बनाते हैं और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं, घूम जाते हैं, तो हम इस वाले चीज को हम एंगल बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपकी मर्जी है कि नहीं, मैं को बी वेक्टर बेस बनाना है तो बी वेक्टर को आप बेस बनाइए और बी वेक्टर को बेस बना करके ए वेक्टर की तरफ आप घूम जाइए, ठीक है। तो उसमें भी घूमोगे तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसमें भी कंफ्यूजन। सो वी विल डू वन थिंग, वी विल फिक्स इट। क्या फिक्स करेंगे कि किसी भी एक वेक्टर को आप बेस बना दीजिए। सपोज इसको हमने बेस बना दिया, उसके बाद दूसरा वेक्टर का जो पूंछ है पहले वेक्टर के पूंछ पे जाके चिपका देंगे। तीसरा कन्वेंशन है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के यदि अगर मुझे एंगल निकालनी है तो हम ए वेक्टर को बेस बना करके बी वेक्टर के तरफ रोटेट कर जाएंगे, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ रोटेट कर जाएंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मारेंगे। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फिर से हमारा कन्वेंशन पॉजिटिव हमें लेना है, क्लॉकवाइज कन्वेंशन में हमें निगेटिव लेना है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमो, ये भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा क्लॉकवाइज ही घूमो, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने तो माना है कि एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन पॉजिटिव है, बट ये भी जरूरी नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव लो और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो। सो जिस हिसाब से जो कन्वेंशन आप लोगे उस हिसाब से आपका आंसर
फाइनल आंसर सेम रहेगा, बीच में आपके निगेटिव के चेंजेस होंगे। तो उतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, तो हर जगह हम अपना कन्वेंशन बदलते रहें, ये समझदारी नहीं है। तो अब से, आज से, अभी से हम इस कन्वेंशन को फिक्स कर देंगे। क्या? साइन कन्वेंशन हमारा रहेगा कि जब कभी भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना रहा हम पॉजिटिव लेंगे, जब कभी भी हमें क्लॉकवाइज लेना रहा हम निगेटिव लेंगे। ये कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन कि एंगल यदि अगर हमको मेजर करना है तो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल बेस की खोज की तलाश करेंगे और उस हॉरिजॉन्टल बेस से एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करेंगे, जो कि एक पॉजिटिव एंगल हमें देगा। ठीक है? यदि अगर मैं इस वाले एंगल को मेजर करूं यहां से यहां तक, तो ये मेरा पॉजिटिव एंगल देगा। क्लियर है? और यदि अगर मैं इधर से ऐसे घूम जाऊं तो ये वाला जो एंगल मुझे एक निगेटिव एंगल देगा, जो कि ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। क्लियर है? अब यहां पे भी अब देखो, ये जो मैंने घूमा है, घूमने की प्रक्रिया की है ना, ये तभी आप करना जब पूंछ से पूंछ सटा हो। इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल एक साथ सटा हुआ है, तभी ये वाला चीज आपको सही करेक्ट रिजल्ट देगा। यदि अगर आपने इसका मुंडी, इसका पूंछ इस तरह से सटा करके रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि ये वाला कन्वेंशन पूरा हौच पौच जा करके खिचड़ी बनेगी और आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस तरह का है, सो हम क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, इसको हम ऐसे शिफ्ट कर देंगे, एंड दैट प्रोसेस और फेनोमेनन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। क्या बोला मैंने? ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर ये कहता है कि यदि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए इसी स्ट्रेट लाइन पे कोई ना कोई अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, से सपोज ये, तो इसी वेक्टर को हम इस लाइन पे कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, एरो का डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। ठीक है? एरो का डायरेक्शन ही बदल गया तो वेक्टर ही बदल गया, फिर है कि नहीं? आई थिंक देयर इज सम रिफ्लेक्शन, खिड़की का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, बट खिड़की खोल करने के लिए भी क्लोज करने के लिए है नहीं कोई, और मैं माइक छोड़ करके जा नहीं सकता क्योंकि ये तार है। सो लेट समवन कम, फिर मैं क्लोज करवाऊंगा। सो ये वाला जो चीज़ है इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। सो सपोज यहाँ पे आपने ट्रांसलेट कर दिया, यहाँ पे भी आप ट्रांसलेट कर दिया या शिफ्ट कर दिया। ट्रांसलेट मतलब मूवमेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आप ट्रांसलेट करोगे, वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना तो डायरेक्शन बदलेगा, वेक्टर को फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी ट्रांसलेशन से क्या हम इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ तक खिसका सकते हैं? बिल्कुल खिसका सकते हैं। तो ये वाला वेक्टर को हम यहाँ पे खिसका दिए हैं। अब हम इस एंटी क्लॉकवाइज जा करके ये एंगल को हम अल्फा बोल दे रहे हैं, और ये वाला बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है अल्फा है। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन प्लीज मत रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज में लोग फंस जाते हैं, इसीलिए मैंने इतना डिस्क्राइब कर दिया है। अब बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लेते हैं कोई दो यूनिट वेक्टर है, और अल्फा जो है वो एंगल है दोनों के बीच का, और आपको अल्फा ऐसा निकालना है कि इसका जो समेशन है वो भी आपको एक यूनिट वेक्टर ही मिले। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स से सपोज हम ए वेक्टर कंसिडर करते हैं इधर, एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो इसके बदले में या तो ए वेक्टर लिखो या तो ए कैप लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ए वेक्टर लिखिए या ए कैप लिखिए, वो आपकी मर्जी है। ओके, नाउ अब बी वेक्टर है सपोज, लेट्स से मान लेते हैं बी वेक्टर, और इसका पूंछ बेटर है कि इसके पूंछ से पूंछ को सटा के रखिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये रहा आपका एंगल अल्फा। अब यदि अगर इसका एडिशन निकालना है, इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू हियर इज देयर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये आपको समझ में आएगा कि इस तरह से आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे यदि अगर हम इसको पहुंचा दें, सपोज देखते हैं, लेट्स से अगर आप इसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देते हो,
और ये पॉइंट देते हो O, और ये रहा A और ये रहा B। तो इस ट्रायंगल में यदि अगर मैं आपको ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर इस ट्रायंगल लॉ में हम ऐसा कर सकते हैं कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर ये बराबर होना चाहिए B वेक्टर के, दैट इज OB वेक्टर के। ये किसके बराबर होना चाहिए? OB वेक्टर के। ध्यान से सुनना, यहां पे जो मैं आपको बोल रहा था तो पूंछ से पूंछ हटाने वाला, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए, ठीक है, मतलब शो करने के लिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ऐसे शो करने के लिए, ठीक है। अब ये यदि अगर आपने इस तरह से शो किया है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो। सपोज ये आप कनेक्ट कर दिए तो ये निकला है, तो उसी के रेस्पेक्ट में आप ये आप रिलेटिव वे में निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पे देखिए कि यदि हम OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर करें तो ये हमें OB वेक्टर मिलेगा। सो OA वेक्टर का मतलब है कि A वेक्टर लिखा जा सकता है, AB वेक्टर नहीं पता हमें, सो लेट से AB वेक्टर निकालना है, और OB वेक्टर के जगह पे हम B वेक्टर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन क्या ये रिलेशन हमको A वेक्टर प्लस B वेक्टर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो जब कभी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ में जोड़ना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एडिशन में आपको क्या सिखाया? ट्राइंगल लॉ। वेयर इज द ट्राइंगल लॉ? यस, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कि जब कभी भी हम A वेक्टर और B वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे इस वाले पर्टिकुलर ट्राइंगल में हम इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो हमें ये वेक्टर मिल रहा है। इस वाले ट्राइंगल में ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है। ये वेक्टर और ये वेक्टर को जोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है। समझ रहे हो ना? तो ट्राइंगल लॉ। तो हम अगर दो वेक्टर के बीच का एडिशन निकालना है ना, तो हम डायग्राम भी मेरा कुछ ऐसा ही होना चाहिए। आवर डायग्राम शुड बी सच दैट वो ट्राइंगल लॉ में फिट बैठे। तो ट्राइंगल लॉ में फिट बैठने के लिए तो ये डायग्राम तो फेल हो गया, तो हमें एक ट्राइंगल चाहिए, लेट्स से सपोज एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए ताकि इस रिलेशन में ये दोनों वेक्टर्स कंटिन्यूएशन में हो। जैसे ट्राइंगल लॉ में क्या बोलते हैं? समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू समथिंग बोलते हैं ना। तो देखो एक वेक्टर सपोज यहां पे, या तो इस डायग्राम को आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। देखो ए वेक्टर है, इसको आप ए वेक्टर ले लीजिए, इसके कंटिन्यूएशन में प्लस है ना, तो हम कंटिन्यूएशन में डालेंगे, मतलब इधर वेक्टर है इधर वेक्टर है, और ये रहा बी वेक्टर है। समझ में आया? तो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो यदि अगर आप ऐसे जाओगे तो ये आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर मिलेगा। आप ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं मेरे को ये नहीं लेना है, लेट्स गो कि मैं अगर इस वेक्टर को ए वेक्टर अगर चुनूं तो ये फाइंड आउट करने के लिए मेरे को बी वेक्टर कौन सा चुनना पड़ेगा? ये वाला या ये वाला? डेफिनेटली मेरे को ये वाला चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर इज इन कंटिन्यूएशन विद दिस वेक्टर, तब हमको जाकर के इधर वाला वेक्टर जो हम निकालेंगे वो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा। सो हियर दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आपने ये सेलेक्ट किया है ए, उसके रेस्पेक्ट में ये सेलेक्ट करना ही पड़ेगा बी को। यदि अगर इसको ए सेलेक्ट किए हो तो इसको बी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। यदि इस वाले वेक्टर को आप ए सेलेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसको बी सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो जब कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का सम निकालने के लिए बोले तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम कोई भी रैंडम इस तरह से ऐसे ट्राइंगल बना देंगे, और आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोला है ना निकालने के लिए, तो आप क्या करो, सपोज ए वेक्टर इधर लिख दो और ये बी वेक्टर इधर ऐसे शो कर दो, और ये जो निकालोगे सो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब बात आती है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की। कौन से दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, कौन से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अल्फा मेंशन है यहां पे? जस्ट वेट अ मोमेंट। मेरे को खिड़की बंद करना पड़ेगा बिकॉज इट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड।
ओके, सो हियर यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्राइंगल डेवलप किया है. सो हियर वी हैव डेवलप्ड अ ट्राइंगल. और आपको दो वेक्टर्स के बीच में एडिशन मांग रहा है. एंगल किसके बीच में बोला है? अल्फा. दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको बोला है अल्फा. तो हम इसको अल्फा बोलेंगे. सो लेट्स से दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स. ये डायग्राम क्लियर हुआ? अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये वेक्टर जो ऐसे निकालना है ना, वो एक यूनिट वेक्टर निकले. तो हमें एंगल भी पता करना है कि कितने एंगल पे ये वाला इसका जो एडिशन होगा, दैट विल बी ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. सो सी हियर, आपको कंडीशन क्या दी हुई है? दिस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर. समझ रहे हो ना? दिस इज अ यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है. बी वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. सो मॉड ऑफ बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. तो हमें तो पता है कि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. सो लेट्स से सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट्स है, ये लेंथ, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 यूनिट है. दोनों का मैग्नीट्यूड है आपका 1 यूनिट. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, देखिए क्वेश्चन पढ़िए. इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, then find the value of alpha such that a plus b is a unit vector. तो हमें a plus b वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर कंसिडर करना है. सो लेट्स से सब a plus b, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मान लेते हैं से सपोज c वेक्टर है. तो c को यदि अगर मुझे यूनिट वेक्टर कंसिडर करना है, सो c वेक्टर इज मॉड ऑफ c वेक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. सो इन दैट केस आपको इस तरह से ये एंगल फाइंड आउट करनी है कि इसका भी 1 यूनिट हो, इसका भी 1 यूनिट हो और ये भी 1 यूनिट हो. तो आपको बोला है कि ये 1 यूनिट अगर है तो एक ऐसा ट्राइंगल बन जा रहा है ना, एक ऐसा ट्राइंगल बन जा रहा है जिसका तीनों साइड्स आपका सेम है. सो ये भी रहा 1 यूनिट, ये भी रहा 1 यूनिट और ये भी रहा 1 यूनिट. तो ये किस तरह का ट्राइंगल बना है? ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस. सो लेट्स से दिस इज ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर. सो फ्रॉम हियर सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं. सो ट्राइंगल लॉ तो वैलिड हो रहा है. साथ ही साथ magnitude of this c vector is equal to magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector and is equal to 1. So it means it has formed an equilateral triangle. Equilateral triangle. If it is an equilateral triangle, so हमें पता होता है कि equilateral triangle का angles जो होता है वो कितना होता है? सेम होता है. सो लेट्स से अगर ये अल्फा है तो बाय डिफॉल्ट इसको अल्फा होना पड़ेगा और इसको अल्फा होना पड़ेगा, है ना? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री. सो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री. सो ईच एंगल इज 60 डिग्री. इफ यू वांट टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में आप लिख सकते हो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, ये जानते हैं. सो 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाय 3 रेडियंस. ओके, नाउ सी क्लियरली. See carefully. This is the common mistake which generally most of the candidates make.
कि हम यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए और बी को जो चीज दिया है उसको ही हम अल्फा लेकर के कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया जब कभी भी हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कंसिडर करते हैं हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। व्हाट इज दैट कन्वेंशन? कि एक वेक्टर रहता है और दूसरा वेक्टर उसका पूंछ और इसका पूंछ दोनों चिपका हुआ जब रहता है तब दोनों के बीच का जो वेक्टर एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यहां पे अल्फा इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हम इस अल्फा को एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अल्फा को। इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में ये एंगल सपोज अगर बीटा है, दिस इज द एंगल विच इज लेट्स से सपोज बीटा, सो देन इन दैट केस क्या होगा यहां पे? क्या हम इस बीटा को बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? नो, दिस बीटा विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी दिस वेक्टर और इस वेक्टर का जब जहां पे पूंछ होगा ना उसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग एंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये अगर अल्फा है तो बीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। समझ में आ रही है बात? एंगल में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रहा हूं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जनरली क्या करेंगे कैंडिडेट्स, ये करेंगे कि ये वेक्टर और दोनों के बीच का इसको हम लोग अल्फा एंगल बोल देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कब कहलाएगा? जब दोनों वेक्टर का पूंछ सटा रहेगा, और जब पूंछ सटा रहेगा, इसका पूंछ और इसका पूंछ इस तरह से सटाव करके कोइनिशियल वेक्टर्स जो रहेगा, तब इस दो लाइन की डंडी के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक वेक्टर इधर ऐसे बनाया, एक वेक्टर इधर ऐसे बनाया और इसको हम अल्फा बोले तो इसको हम अल्फा बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नो, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तब क्या करना पड़ेगा? मेरे को दोनों के पूंछ को सटाना पड़ेगा। पूंछ को सटाने का मतलब कि आप ये जो बी वेक्टर आप इधर शो कर रहे हो ना, दिस वाले वेक्टर को आप इधर जो शो कर रहे हो, ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट करके इधर खिसका दो। देखो पूंछ सट गया। ट्रांसलेशन सिखाया आपको, ए वेक्टर है ना, इसको खिसका करके इधर से कर दो तो यहां पे ए वेक्टर। क्लियर? अब क्योंकि इस वेक्टर का पूंछ और इस वेक्टर का पूंछ चिपका हुआ है, तब हम बोल सकते हैं कि दिस इज नाउ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो यहां पे अगर हम इसको अल्फा रिप्रेजेंट किए हैं, सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी व्हाट? 180 माइनस अल्फा। दिस इज 180 माइनस अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? दैट इज वाई आई शोड कि जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू लाइक दिस एंड स्टिल पीपल आर डूइंग इट। सो हियर is this the correct answer, pi by 3? No. Why? Because here I have shown alpha as this and I told the angle between the vectors is calculated only if the tails are connected. तो इसको आप इधर ट्रांसलेट कर दो ना, तो a वेक्टर इधर खिसका के ला सकते हैं, ठीक है, a वेक्टर इधर हो गया, b वेक्टर ये हो गया, तो ये एंगल होगा ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो if this is alpha, so the answer should be what? 180 minus alpha. Are you getting my point? So angle between the vectors will be, so here angle between the vectors a vector and b vector is equal to पाई से माइनस करना पड़ेगा पाई बाय 3 को, so that is 2 pi by 3. This is your answer. Clear हुआ? Yes, this should be clear to you. Otherwise you will बी कंफ्यूज्ड कि क्या होगा नहीं होगा। पोजीशन वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक लेट्स से वी हैव इज पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर सिंपल सी बात है कि यदि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये वेक्टर आपका AC वेक्टर रिप्रेजेंटेड होगा, इस वाले वेक्टर को हम CB वेक्टर बोलेंगे और ये वाले वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इधर
ए बी वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर शुड बी इक्वल टू ए बी वेक्टर। ट्राइंगल ध्यान रखें हमेशा कंटिन्यूएशन में नहीं होगा, दो कंटिन्यूएशन है, एक ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़, अब ये जो चीज़ हमने बनाया है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के रेफरेंस से बना होगा। ये रहा ओरिजिन, मतलब ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स बने हैं ये कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट से लिए होंगे ओरिजिन से। तो मान लेते ये रहा ओरिजिन, तो इसको हर पॉइंट का पोजीशन निकल सकता है। तो मान लेते हैं ए पॉइंट का पोजीशन है कुछ, ठीक है, बी पॉइंट का पोजीशन है कुछ लाइक दिस, सी पॉइंट का पोजीशन है समथिंग लाइक दिस, ओके। अब देखिए यदि अगर इस वाले पर्टिकुलर बड़े वाले चीज में देखो, ओ ए बी में देखो, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें हम वेक्टर लॉ क्या लगा सकते हैं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड बी इक्वल टू दिस वेक्टर। ए बी वेक्टर नीचे वाला है, ठीक है, येलो वेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर, आई कैन राइट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, क्लियर हो रहा है। तो यहां से हम ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है, से सपोज इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए बी वेक्टर यदि अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, ओ बी माइनस ओ ए कर दोगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए कर दोगे। अब क्योंकि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, बी वेक्टर की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इधर 0 0 0 है, तो ये जो ओरिजिन है ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपको मान लीजिए निकालना होता है ए बी वेक्टर, ये ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। वो कैसे होता है, वो इसी से रिलेशन से होता है। ओ बी मैंने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका मतलब बी माइनस 0, इस ये वाला पोजीशन माइनस ए वाला पोजीशन। इससे पहले एक और चीज मेरे को बताना है, सपोज मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, यहाँ का कोऑर्डिनेट है लेट्स से 7 3 9, और ये रहा A and this is B. So if I am asked to find what is AB vector, AB वेक्टर यदि अगर आपको बोला है ना निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करोगे। तो ये जो बन जाएगा x y z के कैप के टर्म्स में 7 माइनस 2 दैट इज 5i कैप, 3 माइनस 3 दैट इज 0j कैप, एंड 9 माइनस 4 दैट इज 5k कैप। ये हम वेक्टर लिख सकेंगे। और ये वाला जो पोजीशंस हमने शो किया है ओरिजिन से ए का, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ये वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे, दिस ओ ए वेक्टर विल बी, क्या होगा यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0 आ रहा है ना। सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली इसको कनेक्ट कर दो, तो इसको कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, OB वेक्टर, दिस OB वेक्टर इज इक्वल टू 7 माइनस 0 दैट इज 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। क्लियर हुआ। तो ये वाला वेक्टर आया कैसे, ये वाला वेक्टर आया है आपका OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर करके, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। और ये रिलेशन हमने लिखा कैसे है, वी हैव रिटन दिस रिलेशन फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ। आई होप अब आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होगे, इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंकिंग, इंटरकनेक्शन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। जब दो वेक्टर्स का पूंछ सटा हुआ रहता है तब जो एंगल होता है उसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलते हैं। यदि अगर मुझे दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो उसको ट्रायंगल में उसके कंटिन्यूएशन में फिट करना बैठाना पड़ता है। फिर यदि अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो जाहिर सी बात है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में चीज़ें निकलती हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर हमें निकालना है तो रिजोल्यूशन का मतलब है अगर किसी भी डायमेंशन में स्पेस का डायमेंशन 3D है तो उसके 3 अलग अलग कंपोनेंट्स निकलेंगे।
हर कंपोनेंट निकलेगा हर रेस्पेक्टिव एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग में उसका कोएफिशिएंट बन करके, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें ने हम लोगों ने सीखा। एक लास्ट चीज और हम लोग सीख लेते हैं, एक होमवर्क बना लीजिएगा, देन विल गो फॉर दिस। ए बी वेक्टर, इफ ए बी वेक्टर, दिस इज योर होमवर्क, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर कमेंट सेक्शन का आंसर मुझे रिस्पॉन्स में दिखेगा, आई विल सिंपली कंटिन्यू द सीरीज इन बेटर मोड, अदरवाइज आई विल गो इन हाइबरनेशन मोड, फिर तब करते रहना। सो इफ ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स हैं, आर 3 4 5, आर 3 4 5 and 6 8 9 and 6 8 9, फाइंड ए बी वेक्टर। दो चीज निकालनी है, पहला ए बी वेक्टर निकालना है, दूसरा बी ए वेक्टर निकालना है, तीसरा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, चौथा और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये चार चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कर दीजिएगा। इफ़ यू विल इंटरैक्ट एंड इफ़ यू विल रिस्पॉन्ड एंड इफ़ यू विल गेट एंगेज्ड विथ माई लर्निंग्स, जो कुछ भी आप यहाँ पे सीख रहे हो, देन द लेक्चर्स विल कंटिन्यूसली be uploaded and published, and if I feel that no response is being received, then definitely I'll go in hibernation mode, फिर आपका नुकसान होगा, फिर आप समझिएगा, क्योंकि आपका डिमांड होगा तभी लेक्चर्स आएंगे। एक लास्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि रेशियो फार्मूला, लेट्स गो फॉर दिस रेशियो फार्मूला। एक चीज़ है हमारे पास में रेशियो फार्मूला। ये क्या होता है, ये देखो लेट्स से मान लेते हैं कि ये कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये कहीं पे ओरिजिन है, इसको आपने ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट किया, ये रहा आपका ओरिजिन O, इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं, और लेट्स से कहीं पे एक पॉइंट है C, इसको C बोल देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको हमने कनेक्ट किया है लाइक दिस। ओ ए वेक्टर जो है इसको लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस एज ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है इसको आई एम कॉलिंग दिस एज बी वेक्टर, एंड ओ सी वेक्टर जो है इसको आई एम कॉलिंग दिस एज लेट्स से सी वेक्टर। और सी पॉइंट जो है वो ए और बी, ए बी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, m और n रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका जो लेंथ है वो उस रेशियो में डिवाइड, रेशियो है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। मतलब m/n, मतलब यू कैन से दैट AC बाय AB, AC बाय BC इज इक्वल टू m/n। अगर ऐसी बात है तो आई कैन सिंपली से AC बाय AB, AC बाय AB, AC और AB को डिवाइड करेंगे तो ये m होगा और बाय m+n आएगा। So this is the ratio that you have to keep in mind. Now if this is a triangle and this is the origin, तो यहाँ से OA vector will be A vector, OC vector is C vector and OB vector is B vector. Clear? मुझे OC vector निकालना है सब कुछ के टर्म्स में। क्या निकालना है? OC vector को निकालना है। So our target is to find OC vector. OC vector कैसे निकलेगा? देखो ट्राइंगल लॉ लगा दो। हम OC vector को बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। कैन आई से दिस? सो डेफिनेटली आई कैन से दैट AC वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। क्लियर हुआ? OC वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड व्हाट इज दिस AC वेक्टर, ठीक है, वो चीज हम लोग निकालेंगे। सो देखिए OC वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर इज नथिंग बट योर A वेक्टर लिख दिया हमने। अब इस चीज पे गौर कीजिए, मुझे AC वेक्टर निकालना है, मुझे AC वेक्टर निकालना है, तो AC वेक्टर
इज सम फ्रैक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब ए बी अगर टोटल है तो उस टोटल का कुछ पार्ट ए सी वेक्टर होगा, है कि नहीं? सो दिस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सम a part of this AB vector, isn't it? So here AC is what? AC को कैसे लिखोगे? M by M plus N times of AB, इसका पार्ट है ना, मतलब इतना पार्ट ऑफ AB है. So अगर मुझे AC वेक्टर निकालना है तो दोनों पे वेक्टर वेक्टर लगा दो, लिखा जा सकता है इस तरह से, ठीक है ना? तो AC वेक्टर कैन बी रिटन एज M by M plus N times AB वेक्टर, एंड AB वेक्टर इज नथिंग बट वो हमें निकालना है. सो ये तो एक रिलेशन हो गया, दैट इज OC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस M by M plus N टाइम्स AB वेक्टर. ओके, अब AB वेक्टर इज व्हाट? हमें एक्सप्रेशन जो चाहिए वो A और B के टर्म्स में ही चाहिए, ठीक है ना? तो इस बड़े ट्रायंगल को देखो गौर से, इस बड़े ट्रायंगल को यदि अगर आप देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी वेक्टर, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, लिखा जा सकता है. ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर. सो फ्रॉम हियर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. So AB vector can be written as OA vector. OB क्या है? B है, so this is B vector. OA क्या है? A vector, so A vector. क्लियर हुआ? अब ये जो OC वेक्टर हमने लिखा है ना, तो that is nothing but your C vector. This will be A vector plus M by M plus N times AB vector, and AB vector is B minus A vector. B vector माइनस ए वेक्टर. क्लियर हुआ? अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, तो कर लो सिंप्लीफाई. सो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर बाय एम प्लस एन माइनस एम ए वेक्टर बाय एम प्लस एन, और यहां पे है आपका 1. सिंप्लीफाई करते हैं. सो सी वेक्टर is equal to, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बाबू? सो डिनोमिनेटर हियर वी विल गेट m plus n, डिनोमिनेटर में m plus n आएगा. अब a वेक्टर टाइम्स m plus n, सो a वेक्टर टाइम्स m plus n, देन वी हैव प्लस mb वेक्टर, देन वी हैव माइनस ma वेक्टर. ये लिख सकते हैं. So this is C vector is equal to ma vector, C vector is equal to ma vector, ये लिखा ma vector plus na vector plus mb vector minus ma vector divided by m plus n. वीडियो को पॉज कीजिए और ये रिलेशन को एस्टैब्लिश कीजिए कि आपका, देखिए कि ये आपका क्या आ रहा है. यहाँ से हम एम ए वेक्टर और माइनस एम ए वेक्टर को काट सकते हैं. सो सी वेक्टर इज क्या मिल गया? एन ए वेक्टर प्लस या एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, जो भी लिखना है, इसको पहले लिखो उसको लिखो, जो भी लिखना है लिखो. हाँ, नीचे में एम एन है तो हम इधर चलो लिखते हैं. एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन. So this is the relation that you will get. Fine. अगर मान लीजिए इक्वल रेशियो में यदि अगर आपने डिवाइड किया है m is to n, इक्वल रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा? m is equal to n is equal to, सपोज के ये ले लोगे ये ले लोगे तो कॉमन हो जाएगा, है कि नहीं? सो सपोज मान लेते हैं लेट्स से k से m और n की वैल्यू जो है वो बराबर है, या फिर m is to n की जो रेशियो है, लेट्स से सपोज 1 आपने लिया है, तो हम लिख सकते हैं ना m is equals to n is equal to k मान लेते हैं. सो c वेक्टर विल बी व्हाट? k टाइम्स b वेक्टर प्लस a वेक्टर होगा, और नीचे में k प्लस k दैट इज 2k.
ये कट जाएगा, सो सी वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो ये रिलेशन तब होगी यदि अगर आपका कोई ट्रायंगल है और बीच का जो वर्टेक्स है इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इफ इट इज डिवाइडिंग इन द इक्वल रेशियो, लेट्स से सपोज ये O है, ये A है, ये B है, ये वाला वेक्टर A वेक्टर है, ये वाला वेक्टर B वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला वेक्टर लेट्स से सपोज C वेक्टर है, और ये दोनों लेंथ सेम है। सो देन इन दैट केस आई कैन से दैट C वेक्टर विल बी नथिंग बट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बाय 2, हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन। ओके, सो विद दिस हमने काफ़ी चीज़ों को पढ़ लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मोमेंट। देखिए अब आपका मैकेनिक्स फिजिक्स वाले पोर्शन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी एंगुलर वेलोसिटी की, मोमेंट की, ठीक है, वर्क डन की, कि ये सब चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको। तो वो सब का जो बेसिक्स है, जो वेक्टर में रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको पहले करा दूंगा, तब आप जब वो कोर्स आप करोगे तब आपको कन्वीनियंट लगेगा, वहाँ पे आपको वेक्टर्स फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो जैसे मैं आपको हर क्लास लेक्चर में आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ द नंबर ऑफ एक्साइडमी 7847820335। दिस इज़ द ऑफिशियल नंबर ऑफ एक्साइडमी, इसका आप ध्यान रखिए, और इस पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ होते रहती हैं। प्लीज़ डू पिंग ऑन दिस नंबर, इसको नंबर को सेव रखिए, और आईडी कार्ड्स वगैरह सब मिलते रहते हैं, मल्टीपल फैसिलिटीज़ है। अगर आप बुद्धि है, समझ है, तो आप फ़ायदा उठा लोगे। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि 2 बैचेस नए लॉन्च होने वाले हैं। एक है आपका हायर मैथमेटिक्स का फाउंडेशन, 2 बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। फर्स्ट बैच इज हायर मैथमेटिक्स फाउंडेशन, जिसका बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा है, तो एकदम स्क्रैच से उठाया जाएगा, ठीक है। 10th के बाद जो ट्रांजिशन होता है वहाँ से उस चीज़ों को उठाया जाएगा, साथ ही साथ उसको 11th 12th फिर आपका ग्रेजुएशन और फिर प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो यूपीएससी का पूरा एक प्लेथोरा है, इसको कवर करने, इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। मतलब यदि अगर आपका समझ रहे हो कि कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन मतलब आपकी इस तरह से हालत है कि आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो प्लीज़ डू गो एंड एनरोल दैट कोर्स, दैट इज हायर मैथमेटिक्स। एक्साइडमी के ऐप पे आपको मिल जाएगा। दूसरा है 2026 का बैच 1 आपका दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, आपको आप जा करके उसको एनरोल करोगे, 25% ऑफ है सिर्फ 31 दिसंबर तक, क्योंकि फी हाइक हो जाएगी नवंबर में, बिकॉज द इंडियन गवर्नमेंट तो उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फी अभी काफ़ी कम प्राइस पे 25% ऑफ पे आपको 2026 का बैच 1 आपको मिल रहा है। जाकर के ऐप पे आप एनरोल कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगी तो आप इस पे डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।